अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने जी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। प्रीवियस दो लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिटेल में देखा और डिफरेंट कंपाउंड्स की रेट्रोसिंथेसिस देखी जिनके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते थे। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एंड दिस टॉपिक इज रिलेटेड अबाउट द डिस्कशन ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हम ऐसे टारगेट मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस करेंगे जिनके अंदर ऐसे ग्रुप्स अटैच होते हैं जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो एरोमेटिक रिंग्स फेवरेबली नहीं देती। उसकी कुछ वजूहात हैं, तो मैं लिखता हूं जो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है डियर स्टूडेंट्स, दीज आर लेस फेवरेबल। इसकी दो मेन वजूहात हैं। इसकी पहली वजह जो है वो ये है कि पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड likely repels the nucleophile। यानी आप जानते हैं कि बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग्स के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं, वहां पर एक डीलोकलाइजेशन क्लाउड बना होता है। अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो उस न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करता है, जिसकी वजह से हमारे पास एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना फेवरेबल नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, जो दूसरी और इंपॉर्टेंट वजह है वो ये है कि जब एक न्यूक्लियोफाइल एक एरोमेटिक रिंग के ऊपर अटैक करेगा तो अटैक करने के बाद दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियोफाइल के पास होंगे वो बनने वाली इंटरमीडिएट में उन दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की जो डीलोकलाइजेशन है वो क्या है, वो बहुत लेस फेवरेबल है, बहुत मुश्किल होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो भी क्या होते हैं, लेस फेवरेबल। यानी पाई ऑर्बिटल्स आर लेस लाइकली टू डीलोकलाइज द टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इन द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कि न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के बाद जो इंटरमीडिएट बनती है उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो एक्स्ट्रा दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उनकी डीलोकलाइजेशन वो क्या होती है, बहुत मुश्किल होती है। यानी मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, इसके ऊपर अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है वो आके अटैक करेगा तो क्या होगा, हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, साथ ये हाइड्रोजन और उसके साथ यहाँ पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, ठीक है। उसके बाद ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, यानी न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड जो है वो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये बॉन्ड पाई जो चार्ज है वो ऐसे शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड ऐसे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, इस तरीके से। और नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे और ये इस कार्बन के ऊपर। हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगा, हाइड्रोजन, न्यूक्लियोफाइल, माइनस चार्ज और ये। अब ये और जो ये है ये तकरीबन सेम है, ठीक है। अब फाइनली हमारे पास जो है रिजल्ट, या हम इसको ऐसे शो करते हैं, न्यूक्लियोफाइल और ये हाइड्रोजन। वो कहता है कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और ये जो दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इनकी जो इस रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। उसकी वजह से एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें जब इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो डीलोकलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से होती है, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, बॉन्ड शिफ्टिंग बहुत आसानी से होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज आता है और उस नेगेटिव चार्ज को मजीद डीलोकलाइज करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट बनती है ये क्या होती है, लेस स्टेबल।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये दो मेन वजूहात है जिसकी वजह से आप न्यूक्लियोफाइल जो है वो डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग के ऊपर अटैक करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे सकता। और जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल हमने पढ़ा था, उसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, हाइड्रोजन को रिमूव करवा के वहां पे इजीली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल के मामले में ऐसा कुछ नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसे करवाएं। तो इसका आंसर ये है कि हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं। वी यूज सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक रिंग्स, और सेकंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल उनके ऊपर जो है वो अटैक करेगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि ये जो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक रिंग्स में जो ग्रुप्स लगे होंगे उनकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ताकि न्यूक्लियोफाइल के अटैक को फेवरेबल बनाया जा सके। तो उसके लिए पहली चीज तो ये है कि इनको क्या होना चाहिए, अ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी उनकी ये होनी चाहिए कि ये एक अच्छे लिविंग ग्रुप्स हो कि जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो तो ये वहां से लीव कर जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं न्यूक्लियोफाइल को जो है पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये ऐसी जगह पर जाता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। तो जो ग्रुप्स अटैच होने चाहिए एरोमेटिक रिंग के साथ, उनकी ये प्रॉपर्टी भी लाजमी होनी चाहिए कि वो एरोमेटिक रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करें, कम करें। तो मैं लिख सकता हूं, दे शुड डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग। ठीक है, या आप दूसरे अल्फाज में इन्हें कह सकते हो कि ये जो है मेटा डायरेक्टिंग हो, या रिंग को डीएक्टिवेट करने वाले हो, या फिर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स हो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचते हैं और रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, वो ग्रुप्स अच्छे लिविंग ग्रुप्स बन जाएंगे, तब क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और वो फेवरेबली अटैक करके उस लिविंग ग्रुप को वहां से निकाल के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। अब इस मैकेनिज्म का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है जी डाइअज़ोनियम साल्ट। कि आप क्या करें, बेंजीन रिंग का या एरोमेटिक रिंग का, तो डियर स्टूडेंट्स इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है जी डाइअज़ोनियम साल्ट। कि आप उस एरोमेटिक रिंग का जो है डाइअज़ोनियम साल्ट बना लें। साल्ट बनाने के बाद आप जिस न्यूक्लियोफाइल का अटैक उस पर करवाएंगे वो वहां से N2 जो है जल्द से रिप्लेस हो जाएगा लिविंग ग्रुप के तौर पे, और वहां पर हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। तो बेस्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, जी डाइअज़ोनियम साल्ट। ठीक है, इसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो होती हैं, क्या कि ये एक तो गुड लिविंग ग्रुप होता है, दूसरा क्या करता है, ये डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग के अंदर। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर अब सवाल ये है कि डाइअज़ोनियम साल्ट बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या लेनी है जी, बेंजीन रिंग, उसकी आपने करवानी है नाइट्रेशन HNO3 और H2SO4 की मौजूदगी में। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी रिडक्शन करनी है H2 और PD की मौजूदगी में। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप इसकी रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास NO2 ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, NH2 में। ये सारी मैंने इंटर कन्वर्जन आपको, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन आपको मैंने करवाई है। ठीक है, NH2 में जब ये कन्वर्ट होगा उसके बाद हम इसको ट्रीट करते हैं NaNO3 और HCl के साथ 0 डिग्री सेल्सियस पर, और यहाँ पर हमारे पास डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होता है और हमारे पास डाइअज़ोनियम साल्ट बनता है। ये सॉरी N ट्रिपल बॉन्ड N और इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, इसे डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं डाइअज़ोनियम साल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास डाइअज़ोनियम साल्ट बन चुका है। ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है कि जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल जो है
वो आकर इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाता है और N2 का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है। तो रिजल्टेंटली हमारे पास क्या हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर आके वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैच हो जाता है। तो इस तरीके से आप अभी हम डिफरेंट कंपाउंड्स की रेट्रोसिंथेसिस करेंगे, उसके अंदर ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए इसे अच्छे तरीके से ज़हन में रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि मोस्टली स्टेप्स में ये NH2 से न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट लिख दिया जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेन बात यह है कि आपको मैकेनिज्म समझ आना चाहिए कि NH2 के बाद हमने इसको NaNO3 और HCl से 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास ये डायजोनियम साल्ट बनता है। जब न्यूक्लियोफाइल की इसका ट्रीट करवाएंगे, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहाँ से N2 एक लिविंग ग्रुप के तौर पे निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल आगे एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच हो जाएगा। तो रेट्रोसिंथेसिस लिखते वक्त हम डायरेक्ट यहाँ से NH2 से न्यूक्लियोफाइल, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे OH आता है तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिख के हम ये बता देते हैं कि यहाँ पर OH ग्रुप जो है वो NH2 से उसमें कन्वर्ट होने के बाद अटैक करने से आया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डायजोनियम साल्ट बना सकते हैं और डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल का उसके ऊपर अटैक करवा के जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इस डायजोनियम साल्ट पे कौन कौन से रिएजेंट इस्तेमाल करके हम कौन कौन सा न्यूक्लियोफाइल इस एरोमेटिक रिंग्स में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, हम जो है उनकी कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से रिएजेंट्स को इस्तेमाल करके हम वो डायजोनियम साल्ट की सब्स्टिट्यूशन करवाकर कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल जो है वो एरोमेटिक रिंग में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप OH- जो है ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफाइल किसी रिंग के अंदर, एरोमेटिक रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो रिएजेंट है वो क्या इस्तेमाल करेंगे, वाटर। इसी तरीके से अगर आप CN जो है इस ग्रुप को ऐड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, Q+1CN, ठीक है, क्यूप्रस साइनाइड। इसी तरह अगर आप ब्रोमीन को ऐड करवाना चाहते हैं तो आप क्यूप्रस ब्रोमाइड को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह क्लोरीन माइनस को अगर आप ऐड करवाना चाहते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्यूप्रस क्लोराइड इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, अगर आप आयोडीन को ऐड करवाना चाहते हैं उसके लिए आप जो है पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से अगर आप AR ग्रुप को एज अ न्यूक्लियोफाइल कहीं पे किसी रिंग में जो है वो सब्स्टिट्यूट करवाना चाहते हैं उसके लिए आप ARH का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप जो है H को ऐड करवाना चाहते हैं उसके लिए आप एथेनॉल और साथ जो है H+ एसिडिक मीडियम में इस्तेमाल करते हैं। या फिर डियर स्टूडेंट्स आप H3PO4 इसका भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो ये आपके पास कुछ रिएजेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इन न्यूक्लियोफाइल्स को एरोमेटिक रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये आपने ज़हन में रखने हैं क्योंकि आगे डिफरेंट कंपाउंड्स की जब हम रेट्रोसिंथेसिस करेंगे तो उनमें ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है वो ये है और आप देखें कि इसके साथ 3 ग्रुप्स अटैच हैं। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब पहला लेक्चर दिया था इस चैप्टर का, उसमें मैंने आपको डिफरेंट ग्रुप्स का डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस बताया था। 3 ग्रुप्स 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एक आर्थोपैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग, एक आर्थोपैरा डीएक्टिवेटिंग या उनको हम मेटा डायरेक्टिंग भी कहते हैं, और तीसरे जो थे हैलोजेंस थे वो क्या होते हैं, आर्थोपैरा डायरेक्टिंग तो होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो यहाँ पर 3 ग्रुप अटैच हैं। अगर आप मिथाइल और हाइड्रोक्सिल को देखें ये दोनों क्या है, आर्थोपैरा डायरेक्टिंग है और रिंग को एक्टिवेट करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप ब्रोमीन को देखें तो ये क्या है, आर्थोपैरा डायरेक्टिंग तो है लेकिन ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग है। तो आपने खास बात ये एक दो बातें इस रेट्रोसिंथेसिस में ज़हन में रखनी है। पहली बात तो ये है कि ये जो OH ग्रुप है ये उसी तरीके से जो अभी हमने डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन यानी डायजोनियम साल्ट बनाया था और उसकी हमने क्या की है, सब्स्टिट्यूशन। अभी OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए मैंने आपको बताया था क्या इस्तेमाल करना है, वाटर। तो वाटर इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करवाया है। लेकिन एक बात जो इम्पोर्टेंट इसमें समझने वाली है वो ये है कि ब्रोमीन यानी ब्रोमिनेशन आपने किस स्टेप के ऊपर करवानी है। अब अगर आप देखें तो ये ब्रोमीन जो है ये आर्थोपैरा डायरेक्टिंग तो है लेकिन ये रिंग को क्या करता है, डीएक्टिवेट भी करता है। तो मैंने आपको इसके शुरू में बताया था कि वो जो लिविंग ग्रुप होगा उसकी खास बात ये होगी कि एक तो वो अच्छे तरीके से लीव भी कर जाएगा, दूसरा
जो है अपनी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम भी करेगा। तो अब ये क्या करता है कि आर्थो पोजीशन पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल के अटैक से पहले ब्रोमिनेशन करवानी है। गौर से समझे इस बात को। आपने न्यूक्लियोफाइल यानी H2O जब हम रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे तभी आएगा ना डाइसोनियम साल्ट, N2 को रिमूव करके ये आएगा सब्स्टिट्यूट करके। तो आपने क्या करना है, उस न्यूक्लियोफाइल के अटैक से पहले ब्रोमिनेशन करके इसको यहाँ पे ऐड करवाना है, तब जाकर ये क्या करेगा, इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक को फेवरेबल बनाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो हम क्या करते हैं, पहले जो इसकी रेट्रोसिंथेसिस लिखते हैं, इसमें क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन हुई है, सब्स्टिट्यूशन हुई है, और क्या हुआ है, वाया N2 प्लस। तो क्या हुआ हमारे पास, ये NH2 ग्रुप था, ठीक है, ये ब्रोमीन और ये हमारे पास N, ठीक होगी बात। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया था वो N2 वाला स्टेप रेट्रो में हम नहीं लिखते, वो कुछ ज्यादा लेंथी हो जाता है। बस आपको ये पता है कि जब NH2 ग्रुप है उसको NaNO3 और HCl की मौजूदगी में 0 डिग्री सेल्सियस पे ट्रीट करेंगे, N2 बनेगा डायजोनियम साल्ट, और फिर हम उसमें वाटर डाल के सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो यहाँ हमारे पास OH ग्रुप जो है वो ऐड हो जाएगा। तो मैंने आपको ये कहा था कि आपने ब्रोमिनेशन किस पॉइंट पे करवानी है, कि जब जो है न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो फेवर में आए। तो आपने क्या करना है, इस पोजीशन को ऑक्यूपाई रखते हुए इस स्टेप पे आपने क्या करवानी होती है, ब्रोमिनेशन। तो मैं यहां से इस बॉन्ड की डिस्कनेक्शन करता हूं, और डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ये CBr की डिस्कनेक्शन हो गई, और हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो क्या है जी, NH2 और N। तो डियर स्टूडेंट्स, बाकी सेम टू सेम है। क्या हुआ था, NH2 जब हम डाइसोनियम साल्ट बनाते हैं कहां से आता है, NO2 की रिडक्शन से। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगी जी, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। तो मैं यहां पे लिखता हूं ये जी NO2 और ये हमारे पास क्या है जी, Me, ठीक होगी बात। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है आपको पता है क्या हुआ था, बेंजीन की जब नाइट्रेशन करते हैं तो ये NO2 ग्रुप आता है। तो मैं इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करता हूँ, ये साइन डाला, यहाँ पे लिखूंगा कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड डिस्कनेक्ट हुआ, और हमारे पास जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल था वो क्या आ गया, टॉल्वीन। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आप इसकी जो है रेट्रोसिंथेसिस लिख सकते हैं। क्या जी, मेन बात आपने ये याद रखनी है कि ब्रोमिनेशन उस वक्त करवानी है जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो फेवरेबल हो। तो जाहिर सी बात है आप पहले ब्रोमिनेशन करवाएंगे, उसके बाद जो है न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और वो फिर जो है वहां पर आके अटैच होगा। तो नेक्स्ट अब हम इसकी जो है वो सिंथेसिस की तरफ चलते हैं। सिंथेसिस में हमने सबसे पहले क्या लेनी है जी, टॉल्वीन, ठीक है। हमने क्या करना है, इसको HNO3 और H2SO4 की मौजूदगी में इसकी क्या करवानी है, नाइट्रेशन। जब हम इसकी नाइट्रेशन करवाएंगे तो ऑर्थो पर भी नाइट्रो ग्रुप ऐड होगा और पैरा पर भी ऐड होगा, लेकिन हमें ऑर्थो वाला चाहिए तो हम उसी को लेके प्रोसीड करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस ग्रुप की डियर स्टूडेंट्स रिडक्शन करनी है हाइड्रोजन और पीडी की मौजूदगी में। तो क्या होगा, NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में, ठीक है। यहाँ पर क्या आया, CH3। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसकी क्या करनी है जी, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन करने के लिए आपने क्या करना है जी, CBr की मौजूदगी में इसको जो है ट्रीट करेंगे। हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर NH2, यहाँ पर क्या आएगी, ब्रोमीन और CH3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा डियर स्टूडेंट, आपने NH2 ग्रुप को जो है इसको किससे ट्रीट करना होता है, NaNO3, उसके बाद HCl। तो हमारे पास क्या बनेगा, डाइएजोनियम साल्ट, N ट्रिपल बॉन्ड N और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ब्रोमीन और ये क्या है जी, CH3। एक बात याद रखनी है डियर स्टूडेंट, NH2 ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए यहाँ पर आकर दोनों पोजीशंस पर ऑर्थो पर ब्रोमीन अटैच होगी और पैरा तो क्योंकि ब्लॉक है इसलिए वहां पे आ नहीं सकती। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जी, जब डाइएजोनियम साल्ट बन गया आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या डालना है जी, वाटर। वाटर डालेंगे तो उसमें क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा और हमारे पास जो वाटर को जो है मैं ऐसे लिख देता हूं OH and H, ठीक है।
ये इसके ऊपर अटैक करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास हमारा टारगेट मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा। ये हमारे पास OH, ये ब्रोमीन और यहाँ पर CH3। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आप डायज़ोनियम साल्ट और डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देखते हुए अपना टारगेट मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करवा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस है वो मैं आपको बार-बार कहता हूं कि उनको अच्छे तरीके से याद करें कि कौन से ग्रुप का कौन सा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ये हमारा जो है एक टारगेट मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब हमने पहले क्या करनी है जी, इसकी रेट्रोसिंथेसिस। अब आप गौर करें तो ये जो सियानो ग्रुप है, CN ग्रुप, हमारे पास कोई ऐसा रिएजेंट नहीं है जिससे हम इसको डायरेक्ट इस ग्रुप के अंदर ये सब्स्टिट्यूट करवा सकें, क्योंकि बिकॉज इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होगा, जरा बस थोड़ा सा आपने जो है फोकस यही करना है कि सियानो ग्रुप कैसे आया है, वही सारा प्रोसेस जो हमने किया है, डायज़ोनियम साल्ट बनाया, उसके बाद उसमें क्या डाला, क्यूप्रस साइनाइड। वो क्या करेगा, उस जहां पर आके N2 को रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले इसकी जब रेट्रोसिंथेसिस लिखनी है तो क्या होगा हमारे पास जी, सब्स्टिट्यूशन वाया N2 प्लस, ठीक है। तो हमारे पास जो कंपाउंड आएगा नेक्स्ट वो आएगा जी ये CH3 और यहाँ पर क्या आएगा NH2, ठीक होगी बात। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, ये NO2 की रिडक्शन से बनता है। तो नेक्स्ट में आप क्या लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास NO2, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3। और उसके बाद आपने क्या करना है, इस बॉन्ड को यहाँ से डिस्कनेक्ट करना है और हमारे पास जो है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा और जो हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या आ जाएगा, टॉल्यूइन, ठीक होगी बात। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से आप अगर ये टारगेट मॉलिक्यूल है इसकी रेट्रोसिंथेसिस करते हुए आप ये रिएजेंट्स तक पहुंच सकते हैं जो आपको हेल्प करते हैं इस कंपाउंड की सिंथेसिस करवाने में। तो नेक्स्ट हम इसकी क्या लिखते हैं जी, सिंथेसिस। उसमें क्या होगा जी डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या लेनी है जी, टॉल्यूइन CH3, ठीक है। इसकी आपने क्या करनी है, HNO3 और H2SO4 की मौजूदगी में नाइट्रेशन। नाइट्रेशन से क्या होगा हमारे पास, क्योंकि CH3 जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो ऑर्थो पे भी आएगा और पैरा पे भी आएगा। अब हमें ऑर्थो वाला चाहिए, हम इसी को लेके प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसकी रिडक्शन H2 और PD की मौजूदगी में। तो उससे क्या है जी, हमारे पास ये बनेगा CH3 और NH2। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ट्रीट करना है NaNO3 और HCl की मौजूदगी में 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन होगा, उससे हमारे पास क्या बनेगा, डाईएजोनियम साल्ट, ये CH3 और यहाँ पर क्या आएगा N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। अब इसमें आपने क्या डालना है, क्यूप्रस 1 साइनाइड, ठीक है। जब आप ये इसमें डालेंगे तो ये N2 जो है वो इजीली यहाँ से निकल जाएगा और हमारे पास हमारा टारगेट मॉलिक्यूल डियर स्टूडेंट्स सिंथेसाइज हो जाएगा, ये CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा CN। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आप डायज़ोनियम साल्ट को इस्तेमाल करें और उस रिएक्शन को प्रोसीड करते हुए अपने टारगेट मॉलिक्यूल्स की रेट्रोसिंथेसिस लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है उसके लिए जो असल एक्चुअल हमारे पास ग्रुप्स हैं वो ये हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलाइड्स, कि अगर एरोमेटिक रिंग पे हैलोजन ग्रुप मौजूद है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है, तो जब आपने उनकी किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ सब्स्टिट्यूशन करवानी है तो आपको उसके लिए क्या बात ज़हन में रखनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलाइड इज पॉसिबल इफ देयर आर electron withdrawing groups at ortho and para positions, ठीक है, like NO2 ग्रुप। तो अगर एरोमेटिक रिंग के साथ डियर स्टूडेंट्स हैलोजन अटैच है
और आपने उस हैलोजन की किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ सब्स्टिट्यूशन करवानी है, तो उसके लिए वो सब्स्टिट्यूशन सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल होगी कि जब उसके साथ आर्थो और पैरा पोजीशन पर ऐसे ग्रुप्स जुड़े होंगे जो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग। जब हैलोजन के साथ आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स अटैच होंगे, तो मैंने आपको ये पहले ही बताया है, वो ग्रुप्स क्या करेंगे, आर्थो पैरा पोजीशन से क्या करेंगे, अपनी यानी ग्रुप्स अपनी आर्थो पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ, जिसकी वजह से वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी और न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा, फेवरेबल होगा। तो अगर आपने हैलाइड की सब्स्टिट्यूशन करवानी है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट बात ये पॉसिबल ही तब होगी जब जो उसकी आर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स अटैच होंगे। अभी हम एग्जांपल करते हैं, उससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो इसकी एग्जांपल है वो हमारे पास है जी ट्राइफ्लोरालिन बी। तो ये हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल है जिसका नाम है ट्राइफ्लोरालिन बी। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर NO2 ग्रुप अटैच है, उसके साथ आर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप्स अटैच हैं जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचते हैं। तो NO2 ग्रुप को डायरेक्ट तो इसमें जो है सब्स्टिट्यूट कराया नहीं जा सकता क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू आता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप लगा होना चाहिए जो एक बेहतर लिविंग ग्रुप हो, लाइक हैलोजन। अभी आप मैंने आपको पहले बताया था दिस इज ऑल अबाउट योर इमेजिनेशन। तो अगर यहाँ पे क्लोरीन जो है एटम अटैच हो तो आप देखिए उसकी आर्थो पोजीशन पे कौन से ग्रुप अटैच है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स। वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पास खींचेंगे, जिससे यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी होगी, जिसकी वजह से जब एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जैसे ही वो अटैक करेगा वो क्लोरीन जो है या कोई भी हैलाइड है वो क्या है जी, अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा और वो वहां से लीव कर जाएगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। तो हमने पहले स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर क्या लगाना है, क्लोरीन। रेट्रोसिंथेसिस में जब हम इसकी तरफ मूव करेंगे तो सबसे पहले हमने इसकी यहाँ पे क्या लगानी है जी, क्लोरीन। ठीक है, तो ये मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा या इक्विवेलेंट रिएजेंट वो क्या होगा, NO2, यहाँ पे क्या है जी क्लोरीन, NO2 और यहाँ पे क्या है जी CF3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया हुआ है, ये जो क्लोरो और ये कंपाउंड है इसकी नाइट्रेशन हुई हुई है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने जो नाइट्रोजन जो NO2 ग्रुप है इनको यहाँ से क्या करना है, डिस्कनेक्ट। तो हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा और बॉन्ड कौन से टूटे हैं, कार्बन और नाइट्रोजन। तो डियर स्टूडेंट जो हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड आएगा ये इक्विवेलेंट रिएजेंट वो होगा जी Cl और यहाँ पे क्या आएगा CF3। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि CF3 को जो है डायरेक्ट हम रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, उसके लिए पूरा जो है हमें तरतीब से चलना पड़ता है। पहले CH3 होता है, उसकी हम जो है क्लोरीनेशन करते हैं, CCl3 बनता है, फिर इसको हम Sb5 से ट्रीट करते हैं तो हमारे पास CF3 बनता है। तो इसी तरीके से हम इस रेट्रोसिंथेसिस को चलाएंगे डियर स्टूडेंट्स। तो पहले ये क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, तो ये किसमें जाएगा, क्लोरीन, ये आएगा CCl3। उसके बाद फिर इसके क्या होगी जी, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या बनेगा, क्लोरीन, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा CH3। ठीक होगी बात। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करते हुए, और अगर आप फर्दर इसकी अगर रेट्रोसिंथेसिस करना चाहते हैं तो आप इसको डिस्कनेक्ट कर दें, क्योंकि ये क्लोरीनेशन से जो है टॉल्यूइन की आता है, तो आप इसको जो है वो ऐसे लिख सकते हैं CCl बॉन्ड ब्रेक करके। तो इस तरीके से आप अपने टारगेट मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करते हुए अपना ये जो है रिएजेंट्स को इस्तेमाल करके अपना ये टारगेट मॉलिक्यूल बना सकते हैं। बस खास बात आपने ये ध्यान में रखनी है कि ये जो NR2 ग्रुप है ये किस मेथड के थ्रू यहाँ पर आया है।
ये एक हैलाइड की सब्स्टिट्यूशन से यहाँ पर आएगा। और मैंने आपको पहले बताया कि एक हैलाइड की सब्स्टिट्यूशन उसी वक्त पॉसिबल होगी जब उसकी आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स अटैच होंगे। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी होती है। कमी होने की वजह से इस न्यूक्लियोफाइल को इस पर अटैक करने का मौका मिलता है और वो यहाँ पर अटैक करेगा, क्लोरीन अच्छे लिविंग ग्रुप के तौर पर यहाँ से निकल जाएगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम इसकी सिंथेसिस लिखते हैं। इसमें डियर स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या लेनी है जी, टॉल्यूइन। ठीक है, इसकी हमने क्या करवानी है जी, क्लोरीनेशन AlCl3 की मौजूदगी में। We know toluene is methyl is a ortho para directing group, तो ये यहाँ पर क्लोरीन अटैच होगी। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस ग्रुप को आपने CF3 में कन्वर्ट करना है। उसके लिए पहले आपको इसकी क्लोरीनेशन करनी पड़ेगी Cl2 और PCl5 की मौजूदगी में। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ये क्लोरीन यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा CCl3 में। ये मैंने फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन आपको प्रीवियस लेक्चर में भी करवाई थी। उसके बाद क्या करेंगे आप, इसको SbF5 से ट्रीट करेंगे, तो हमारे पास ये जो ग्रुप है CCl3 ये CF3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट्स, आपने इसकी जो है वो नाइट्रेशन करनी है HNO3 एंड H2SO4 की मौजूदगी में। तो जब आप इसकी नाइट्रेशन करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आर्थो पैरा पोजीशंस पे नाइट्रो ग्रुप ऐड होंगे। ठीक है, पैरा पोजीशन ब्लॉक है इसलिए। तो उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने NR2H को बेस की मौजूदगी में जब आप इसे ट्रीट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो यहां से HCl रिमूव हो जाता है और हमारे पास ये जो अमाइन ग्रुप है NR2 यहाँ पर आके सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो हमारे पास हमारा टारगेट मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो गया, सिंथेसाइज हो गया, टारगेट मॉलिक्यूल। मेन बात रेट्रोसिंथेसिस में आपने यही ध्यान में रखनी थी कि ये जो NR2 ग्रुप है ये कैसे आया और ये कब आएगा, यकीन कंडीशन में फेवरेबली आ सकता है। ये तभी आ सकता है जब यहाँ पर एक अच्छा लिविंग ग्रुप अटैच हो, और वो लिविंग ग्रुप कौन सा जी, हैलोजन एटम। तो इस तरीके से आप इसकी रेट्रोसिंथेसिस भी लिख सकते हैं और सिंथेसिस भी लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लास्ट कंपाउंड है वो है जी सेक्रीन। मोस्ट इंपोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन बहुत ही आसान है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी रेट्रोसिंथेसिस लिखना चाहें तो सबसे पहले अगर आप गौर करें तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जी, अमाइड फंक्शनल ग्रुप, C+O NH2। ठीक है, इट इज कॉल्ड अमाइड फंक्शनल ग्रुप। और ये बनता कैसे है, ये आप बेसिक्स रिएक्शन जानते हैं। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को अमीन के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा और रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास जो है ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप बनता है। तो सबसे पहले आपने डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, इस फंक्शनल ग्रुप को यहाँ से ब्रेक करना है। तो मैं लिखूंगा रेट्रोसिंथेसिस का जो पहला स्टेप है वो आपने क्या किया, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, जिसके नतीजे में हमारे पास जो इक्विवेलेंट रिएजेंट्स बन रहे हैं वो डियर स्टूडेंट्स, एक तो C डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके साथ हमारे पास S डबल बॉन्ड O और ये हमारे पास NH2। तो जब आप ये अमाइनो और इस हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिएक्ट करवाते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या बनता है, अमाइड। तो पहले स्टेप में तो रेट्रोसिंथेसिस में आपने ये लिखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब ये जो है NH2 ग्रुप जो है इसकी आपने क्या करवानी है, डिस्कनेक्शन। डिस्कनेक्शन क्यों करवानी है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको शुरू में ही बताया था, एक तो ये आपकी इमेजिनेशन पे भी डिपेंड करता है, दूसरा आपके जो है वो बैकग्राउंड नॉलेज पे भी डिपेंड करता है। एक्चुअली ये हमारे पास होता है जी S डबल बॉन्ड O क्लोरीन और क्लोरीन। ठीक है, ये क्लोरोसल्फोनिक एसिड है, तो इसकी एक्चुअली यहाँ पे एरोमेटिक रिंग में क्या हुई है, सब्स्टिट्यूशन। तो पहले तो इसकी सब्स्टिट्यूशन हुई है, उसके बाद इस क्लोरीन की भी NH2 ग्रुप के साथ क्या हुई है, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करना है और डिस्कनेक्ट करने के बाद मैं लिखूंगा सल्फर नाइट्रोजन का बॉन्ड डिस्कनेक्ट हुआ और हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे एक तो C डबल बॉन्ड O OH
उसके बाद S डबल बॉन्ड O और Cl। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम जब सिंथेसिस करेंगे फिर मैं आपको ये रिएक्शंस बताता हूँ कि किस रिएक्शन के थ्रू ये इसके अंदर कन्वर्ट होता है। अब इंपॉर्टेंट बात एक और ये है कि ये C डबल बॉन्ड OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, आप जानते हैं जब आप यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होगा उसकी KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इस ग्रुप में। तो आपने यहाँ पे क्या करनी है जी, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास क्या आएगा रिजल्टेंट कंपाउंड, ये CH3 और S डबल बॉन्ड O और Cl। ठीक हो गई बात। और लास्ट स्टेप में हम जो है क्या करते हैं, इसको क्योंकि ये टॉल्वीन होता है, टॉल्वीन के अंदर हम उस जो एसिड है इसकी क्या करवाते हैं, सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं। तो ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्योंकि मिथाइल तो यहाँ पर भी अटैच हो सकता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हमें जो है वो ये ग्रुप चाहिए था, इसलिए मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करूंगा, कार्बन और सल्फर। और जो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास स्टार्टिंग मटेरियल आएगा वो क्या आएगा जी, टॉल्वीन। वो क्या आएगा, टॉल्वीन। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आप टॉल्वीन को स्टार्ट करके जो है अपना, अब हम सिंथेसिस में देखते हैं कि टॉल्वीन को एज अ स्टार्टिंग मटेरियल लेके कौन कौन से रिएक्शन से प्रोसीड करवा के हम सेक्रीन जो है वो बना सकते हैं। मेन बात ये है कि आपने कुछ रिएक्शंस को मद्देनजर रखना है और जो है यहाँ से पहले जो है फंक्शनल ग्रुप हेटेरो एटम्स के बॉन्ड्स को आप ब्रेक करते हैं ताकि आपके पास इक्विवेलेंट रिएजेंट्स जो है वो अच्छे से अच्छे आ सकें। तो ये पहले आप अमाइड इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करेंगे, उसके बाद आप ये जो हमारे पास क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड होता है, यहाँ पर क्लोरीन की क्या हुई है, सब्स्टिट्यूशन। तो आपने इसको फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने फिर यहाँ पर जो है इस ऑक्सीडेशन हुई है इस ग्रुप की, तो आपने इसकी रेट्रोसिंथेसिस लिखी और एंड पे आपने इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करके अपना जो स्टार्टिंग रिएजेंट है वो बना लिया। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने सिंथेसिस में क्या लेनी है जी, टॉल्वीन। ठीक है, उसको आपने ट्रीट करना है जी क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड के साथ, Cl एंड Cl। तो क्या होगा, ये टॉल्वीन क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, हमारे पास क्या क्या आएगा, मिक्सचर आएगा प्रोडक्ट्स का, CH3 S डबल बॉन्ड O एंड क्लोरीन, ऑर्थो टॉल्वीन क्लोरो सल्फोनाइल, क्लोराइड। ठीक है, इसके साथ डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो CH3 और S डबल बॉन्ड O एंड Cl, पैरा टॉल्वीन क्लोरोसल्फोनाइल क्लोराइड। ये दो प्रोडक्ट्स का हमारे पास मिक्सचर आता है, लेकिन हमें कौन सी चाहिए, ये वाली। इसका नेक्स्ट हम प्रोसीजर करते हैं, इसको हम ट्रीट करते हैं जी NH3 के साथ। NH3 के साथ ट्रीट करेंगे तो ये क्लोरीन जो है NH2 ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है जी, CH3 S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ गया, NH2 ग्रुप। तो फर्दर डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसकी KMnO4 की मौजूदगी में क्या करवा देनी है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है जी C डबल बॉन्ड O एंड OH, उसके साथ ये जी S डबल बॉन्ड O एंड NH2। फर्दर रिएक्शन में क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और यहाँ से एक H और यहाँ से OH जो है एज माइनस वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और हमारे पास हमारा टारगेट मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज हो जाएगा। तो C डबल बॉन्ड O NH and SO2 only. This was our target molecule. तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को इस्तेमाल करते हुए डाइज़ोनियम साल्ट बनाकर या आप उनके कुछ रिएजेंट्स को याद रखते हुए किसी भी कंपाउंड की रेट्रोसिंथेसिस कर सकते हैं। बस आपने कुछ की पॉइंट्स का ख्याल रखना होता है कि इस ग्रुप का डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस कैसा है और ये आने वाले ग्रुप को, ये न्यूक्लियोफाइल के अटैक को फेवर करेगा या नहीं करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का चैप्टर जो है आज वो खत्म हुआ। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें
ताकि अपलोड होने वाली हर नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कीमियो सिलेक्टिविटी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत जल्दी उसको वाइंड अप करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।